चलिए केमिस्ट्री के कोड को क्रैक करते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम कुछ सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखेंगे ताकि एग्जाम की तैयारी एकदम सॉलिड हो जाए। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा इस सवाल पर आते हैं। ये एक क्लासिक सवाल है ना? लेकिन इसका जवाब केमिस्ट्री के एक बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत को खोलता है। जरा सोचिए, एक ही चीज, बस हालत बदली और उसके गुण इतने अलग, ऐसा क्यों होता है? और इसका जवाब छिपा है पदार्थ की बनावट में, उसके स्ट्रक्चर के रहस्य में। तो हमारा पहला सेक्शन इसी पर है कि कैसे एटम्स और आयंस की जमावट, मतलब उनका अरेंजमेंट, किसी भी चीज का कैरेक्टर तय करता है। और ये रहा जवाब। देखिए, ठोस NaCl में सोडियम और क्लोराइड आयंस एक परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस में अपनी अपनी जगह पर एकदम फिक्स होते हैं, वो हिल नहीं सकते। लेकिन जैसे ही इसे पिघलाया जाता है, ये आयंस आज़ाद हो जाते हैं। एक तरह से समझें तो ट्रैफिक की तरह बहने लगते हैं और अपने साथ इलेक्ट्रिक चार्ज लेकर घूमते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या हुई? मूवमेंट की आज़ादी। लेकिन कोई भी क्रिस्टल हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी उनमें कुछ गड़बड़ियां होती हैं, जैसे कि ये शॉटकी डिफेक्ट। जरा सोचिए कि क्रिस्टल में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन की जोड़ी एक साथ छुट्टी पर चली गई। पीछे क्या बचा? 2 खाली सीटें। तो इस खालीपन का असर क्या होता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, आयंस अपनी जगह से गायब हैं। ठीक है, इसका सीधा मतलब है स्टेप 2, क्रिस्टल का जो टोटल वजन था, मतलब मास, वो कम हो गया। और हम सब जानते हैं अगर वॉल्यूम उतना ही रहे और वजन घट जाए तो स्टेप 3, डेंसिटी भी कम हो जाती है ना? एकदम सीधा सा लॉजिक। तो एक तरफ क्रिस्टल में खालीपन है, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स भरने में एकदम माहिर होते हैं, जैसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक या FCC स्ट्रक्चर। ये कितना एफिशिएंट है? ये नंबर सब कुछ कह देता है। 74%, 74% पैकिंग एफिशिएंसी। जरा सोचिए, जैसे एक बक्से में संतरे भर रहे हों। तो ये वो सबसे बढ़िया तरीका है जिससे सबसे कम जगह बर्बाद होती है। क्रिस्टल का लगभग 3/4 हिस्सा एटम से खचाखच भरा होता है। और यही वजह है कि FCC स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक जैसी दूसरी अरेंजमेंट से कहीं ज्यादा मजबूत और डेंस होता है। अच्छा, अब ठोस से निकलकर सॉल्यूशंस की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी पार्टिकल्स के बीच का रिश्ता ही सब कुछ तय करता है। एक आइडियल सॉल्यूशन को एक ऐसी पार्टी की तरह सोचिए जहाँ हर कोई एक दूसरे को बराबर पसंद करता है। अट्रैक्शन फोर्स हर जगह एक जैसा है। लेकिन एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स के बीच या तो दोस्ती ज्यादा गहरी होती है या फिर दुश्मनी, मतलब अट्रैक्शन दूसरों से कम या ज्यादा होता है और इसी वजह से वो राउल्ट के नियम से भटक जाते हैं। ठीक है, तो हमने स्थिर स्ट्रक्चर्स को देख लिया है। अब चलिए अपने एनालिसिस के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि केमिकल चेंजेस को चलाने वाली असली ताकतें क्या हैं। एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे डैनियल सेल को ही ले लीजिए। इसमें जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, वो एक गुमनाम हीरो है। इसके बिना सेल लगभग तुरंत ही काम करना बंद कर देगा। ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है, जो दोनों सॉल्यूशंस में आयंस का बैलेंस बनाए रखता है, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वो चलता रहता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हमेशा नेगेटिव की तरफ ही तो खिंचते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन ले सकें। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है रेड कैट, यानी रिडक्शन एट कैथोड। सिंपल। अब आते हैं केमिकल काइनेटिक्स पर, जहां 2 शब्द अक्सर कंफ्यूज करते हैं, रिएक्शन ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी। ये टेबल इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, रिएक्शन का ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगा सकते हैं और ये 0 या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। दूसरी तरफ मॉलिक्यूलैरिटी पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। ये बस ये बताती है कि एक स्टेप में कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं और ये हमेशा एक पूरा नंबर ही होता है। तो किसी रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करें? 2 मेन तरीके हैं। पहला, टेम्परेचर बढ़ा दो। इससे मॉलिक्यूल्स में ज्यादा एनर्जी आती है और वो और जोर से और ज्यादा बार टकराते हैं। दूसरा तरीका, एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करो। कैटलिस्ट एक गाइड की तरह है जो रिएक्शन को एक आसान शॉर्टकट वाले पहाड़ी रास्ते से ले जाता है जहां कम एनर्जी लगती है। नतीजा, मंजिल तक पहुंचना बहुत तेज हो जाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, अणुओं की वास्तुकला, AKA द आर्किटेक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां हम ये देखेंगे कि एटम्स का 3D अरेंजमेंट, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनके गुण और उनके काम को कैसे तय करता है। एरिल हैलाइड्स को ही देखिए। ये न्यूक्लियोफिलिक हमलों का बड़ी मजबूती से सामना करते हैं। पर क्यों?
इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, रेजोनेंस की वजह से कार्बन हैलोजन बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर आ जाता है जो उसे बहुत मजबूत बना देता है। उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। और दूसरी वजह, बेंजीन रिंग खुद इलेक्ट्रॉनों से भरी होती है, एक किले की तरह, जो किसी भी बाहरी इलेक्ट्रॉन अमीर हमलावर को यानी न्यूक्लियोफाइल को दूर भगा देती है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दो मेन रास्ते हैं, SN1 और SN2। SN1 एक 2 स्टेप प्रोसेस है, जैसे कोई पहले रुककर सोचे और फिर आगे बढ़े। इसमें एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। वहीं SN2 एक ही झटके में होती है, बिना रुके एक ही स्टेप में सब कुछ। कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा, ये पूरी तरह मॉलिक्यूल की बनावट पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एसिडिटी की। फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? इसका राज फिर से रेजोनेंस में छिपा है। जब फिनॉल अपना प्रोटॉन छोड़ता है तो जो नेगेटिव चार्ज बनता है ना, वो अकेले एक एटम पर बोझ नहीं बनता, बल्कि वो पूरी बेंजीन रिंग में फैल जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है, जिससे आयन बहुत स्टेबल हो जाता है। बेचारे अल्कोहल के पास ये टीम सपोर्ट नहीं होता। और यही रेजोनेंस का खेल एनिलिन को एक कमजोर बेस भी बनाता है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दान करने के लिए हैं, वो असल में बेंजीन रिंग के साथ घूमने में बिजी रहते हैं। अब क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल नहीं है, एनिलिन किसी प्रोटॉन को उतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। चलिए अब हमारे आखिरी सेक्शन में चलते हैं। यहाँ हम इन सभी थ्योरीज को एक साथ लाएंगे और देखेंगे कि ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, उन चीजों में जिन्हें हम खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, कैसे काम आती हैं। ग्लूकोज, जो हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है, इसे रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो रिंग वाली बनावट है वो एक दरवाजे की तरह खुल सकती है, और जब ये खुलती है तो एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बाहर आता है जो दूसरों को अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए एकदम तैयार रहता है। और यही इसकी रिड्यूसिंग पावर का सीक्रेट है। और पॉलीमर्स के बारे में क्या? हम सिंथेटिक रबर क्यों बनाते हैं जबकि नेचुरल रबर भी है? क्योंकि हम इसे अपनी मर्जी के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। मान लीजिए गाड़ी के टायर के लिए हमें ऐसा रबर चाहिए जो बहुत ज्यादा गर्मी और घर्षण झेल सके। हम सिंथेटिक रबर को ज्यादा टिकाऊ, तेल और केमिकल से लड़ने वाला बना सकते हैं, ऐसे गुण जो शायद नेचुरल रबर में ना हो। और आखिर में केमिस्ट्री का एक बहुत ही सीरियस एप्लीकेशन, दवाएं। ये जिंदगियां बचाती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनका गलत या ज्यादा इस्तेमाल दो बड़े खतरों के साथ आता है, अनचाहे साइड इफेक्ट्स और एडिक्शन यानी लत की खतरनाक क्षमता। ये एक बहुत जरूरी रिमाइंडर है बैलेंस और जिम्मेदारी का। तो पदार्थ के सॉलिड स्ट्रक्चर से लेकर मॉलिक्यूल्स के जटिल डिजाइन तक हमने कुछ उन बेसिक नियमों को समझा जो हमारी केमिकल दुनिया को चलाते हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की समझ के साथ केमिस्ट्री इंसानियत की अगली बड़ी चुनौतियों जैसे क्लीन एनर्जी या नई बीमारियों का इलाज, इनके लिए कौन सा नया सॉल्यूशन खोजेगी? भविष्य सच में